अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी। एसएससी जीडी स्पेशल की क्लास जो चल रही है उसमें भूगोल ज्योग्राफी पार्ट 3 लेकर के आ गया हूँ। इसमें जो है एमसीक्यूज के साथ मैप बना करके मैं आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कुछ क्या है खास। पहला प्रश्न है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इनमें से किसकी सहायक नदी है यह आपको बताना है। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या फिर लूनी नदी। तो इसका जो उत्तर सही होगा वह है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्या सही है? डी, लूनी नदी। आइए जानते हैं मैप के माध्यम से कि लूनी नदी कहाँ पड़ती है। तो लूनी नदी जो है यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान मैप में आप देख रहे होंगे राजस्थान कहाँ है। तो राजस्थान, ये देखें लूनी नदी निकलती कहाँ से है। ये एक हो गया पर्वत, ये है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? एक पर्वत है यहाँ, पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। पिछले की वीडियो आप देखेंगे बहुत विस्तार से बताया गया, वहीं से निकलती है यह लूनी नदी और यह जा कर के गुजरात के कच्छ यानी दलदल में अपना जल छोड़ देती है, वहीं से यह विलुप्त हो जाती है। तो जो जवाई बांध जवाई नदी पर तो निर्मित है, लेकिन यह लूनी की सहायक नदी है। क्लियर हुआ? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर सबसे ऊंचा जो स्थान है वह गुरु शिखर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रचना दोआब रावी और चिनाब नदी के बीच होता है। रावी और चिनाब नदी के मध्य रचना दोआब बनता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए एक पेज लेकर के देखते हैं और बनाते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दोआब कहाँ बनते हैं। ये आ गया एक साधारण पेज, साफ सुथरा पेज आपके सामने है। तो सबसे पहले देखते हैं एक नदी जो निकलती है वह नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी निकल करके जाती है, ये पाकिस्तान को चली जाती है। दूसरी जो नदी है, कलर चेंज करके फिर से देख रहे हैं दूसरी नदी कौन सी है। दूसरी नदी है यहाँ से निकलती है, ये है झेलम। उसके बाद है चेनाब। चेनाब के बाद है रावी। रावी के बाद है व्यास। फिर उसके बाद है सतलज। और यह सारी नदियाँ आगे चल करके सभी नदियाँ आती हैं इसकी संयुक्त धारा ये पाकिस्तान में चली जाती है। एक जगह बनता है पाकिस्तान में, यह पड़ता है मीठन कोट। क्या है? मीठन कोट पाकिस्तान का स्थान है। मीठन कोट के पास ये सारी नदियाँ संयुक्त रूप से सिंधु नदी में मिलती हैं। किस नदी में? सिंधु नदी में मिलती हैं। तो आइए एक एक नाम देते हैं, एक एक नाम देते चले जाते हैं। ये है सिंधु,
ये है झेलम, चेनाब, CH इसको कर देते हैं, रावी, व्यास और सतलज। ये नदियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जान लीजिए कि किसके मध्य कौन सा दोआब बनता है। तो जो आप देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र बना हुआ है, पहला देखते हैं, नीचे से ही देखते हैं, सतलज और व्यास के मध्य, किसके, सतलज और व्यास के मध्य जो बनता है वह बिष्ट दोआब बनता है। कौन सा दोआब, बिष्ट दोआब। ये जो क्षेत्र है बहुत ही आराम से हम बना रहे हैं। तो सतलज और व्यास नदियों के बीच यह जो दोआब बना, ये जो पहला दोआब बन रहा है, इसे कहते हैं बिष्ट दोआब। क्लियर हुआ, ये है बिष्ट दोआब। क्या, बिष्ट, बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। दूसरी नदी, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरी नदी कौन सी है, व्यास और रावी। तो व्यास और रावी के मध्य जो बनता है वह बनता है बारी दोआब। कौन सा दोआब, बारी दोआब। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके बनाते हैं इसको। कौन सा दोआब है, बारी दोआब। दूसरा जो बना वो कौन सा दोआब है, बारी दोआब। आप लोग भी साथ साथ बनाएं, बारी दोआब। फिर रावी और चेनाव के बीच का जो जगह बच रहा है, इसको इससे हम दर्शा दे रहे हैं, रावी और चेनाव के बीच रचना दोआब बनता है। कौन सा दोआब, यह जो बन रहा है, ये जो दोआब बन रहा है इसे कहते हैं रचना दोआब। कौन सा दोआब, रचना दोआब, रचना दोआब। तो बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, फिर चेनाब और झेलम के मध्य जो बनता है उसे चाज या छाज चाज या छाज दोआब कहते हैं। यह जो बन रहा है इसे कहते हैं चाज या छाज, छाज दोआब। और सिंध सागर दोआब जो है वह झेलम और सिंधु के मध्य जो बन रहा है, झेलम और सिंधु के मध्य जो बन रहा है, यह जो है सिंध सागर दोआब बनता है। सिंध सागर दोआब यह जो बनेगा झेलम और सिंध के मध्य। तो क्लियर हुआ, इससे स्पष्ट हो गया होगा, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत कायदे से ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है भोपाल। क्या है, भोपाल इसका सही उत्तर है। ए ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश का भोपाल इसका सही उत्तर होगा। हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में हैं। तो हसदेव और जोक नदियां भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती हैं। कहाँ पड़ेगी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये किसकी सहायक नदी हैं, ये महानदी की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी हैं, महानदी की सहायक नदियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है महानदी। तो महानदी की और जो सहायक नदियां हैं वह कौन हो सकती हैं, शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईब, तेल, ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। तो जोक और तेल, जोक, हसदेव, तेल, मांड, ईब, ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा, सी ऑप्शन सही होगा।
उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। तो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, याद रखिएगा। बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो 1972 में, 1972 में यह स्वीकार किया गया। 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध होगा, ये ऑप्शन इसमें सही है। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? तो इसका सही उत्तर है धारावी। मुंबई की एक जगह है धारावी, जो कि सबसे मलिन बस्तियों में इसका नाम आता है। और यह भारत की ही नहीं, संसार की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में इसका नाम लिया जाता है, धारावी। याद रखिएगा, यह सबसे गंदी बस्तियों में से आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो वह राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। अच्छा, केरल में साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक साक्षर लोग कहाँ हैं? केरल में हैं। तो साक्षरता यहाँ की सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता केरल में है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी ऐसी झील है जिसको रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? वह है डल झील। कौन सी झील? डल झील। डल झील कहाँ पड़ेगी? जम्मू कश्मीर में डल झील पड़ती है। सर्दियों में यह झील जम जाती है और इस पर लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। चिल्का झील, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है और कीठम झील उत्तर प्रदेश में है। खारे पानी की झील ये लोकटक झील मणिपुर कहाँ है? मणिपुर। देखिए कितनों बार आ रहा है। और कीठम झील उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करके बताइएगा। काबिनी नदी इसमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो काबिनी नदी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कावेरी की। किसकी? कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, सबसे बड़ी नदी जो है वह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी में बहती हुई यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती हुई इसकी लंबाई जो है ये है 1312 किलोमीटर। इतनी लंबी नदी है ये, 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद नंबर आता है जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वह है ताप्ती। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से जानते हैं और देख लेते हैं कि भाई नर्मदा नदी थोड़ा सा और डिटेल तरीके से देखते हैं। अलग पेज लेकर के ही इसको समझ लेते हैं कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे बह रही है। ठीक है, चलिए बनाते हैं नर्मदा नदी कहाँ से बह रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो पर्वत श्रृंखला चल रही है सतपुड़ा की, ये देखें
ये सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है। चलें, ये हो गया। ये होता है, ये पहला जो है ये है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। नाम लिखते हुए चल रहे हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे ऐसे। ये देखिए, जो दूसरी पहाड़ी पड़ती है, पहाड़ी जो दूसरी पड़ी वह है महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ये है महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव पहाड़ी। तीसरी पहाड़ी फिर पड़ती है मैकाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मैकाल पहाड़ी। इसको बना देते हैं, यह यहाँ से थोड़ा सा और करके और इस तरह से बनी हुई है मैकाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये? मैकाल पहाड़ी। नाम लिख देते हैं, मैकाल पहाड़ी। अब नर्मदा नदी जो निकल रही है वो निकलती कहाँ से है? कलर दूसरा ले रहे हैं और जिससे कि ये दिख जाए। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। इस जगह को नाम दिया गया है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। ध्यान से देखिएगा, बना लीजिए अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से यह जो है नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और इसी के सहारे ऐसे बहते हुए जा रही है पश्चिम। क्लियर? नर्मदा नदी यहाँ से निकली, कहाँ से निकली? अमरकंटक से निकल रही है। ये देखिए पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम की तरफ बहती हुई जा रही है। और यही अमरकंटक यानी मैकाल की पहाड़ी पर अमरकंटक एक जगह है, वहां से नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी उत्तर दिशा की तरफ निकलती है। कौन सी नदी? एक नदी यहीं से निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी निकलती है, सोन नदी। और इसी मैकाल पहाड़ी से दक्षिणी हिस्से से महानदी निकलती है। दक्षिणी हिस्से से कौन नदी निकल रही है? वह नदी है महानदी। यहाँ देखें, ये जो जगह है यहीं से निकलती है एक नदी, महानदी। कौन सी नदी? महानदी। क्लियर? तो देखें इसका उद्गम कहाँ से है। मैकाल पहाड़ी से महानदी निकलती है, मैकाल पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और मैकाल पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। तीनों हो गए। चलिए इसका नाम लिख देते हैं सोन। ये सोन नदी है और ये है कौन सी नदी है? यह नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। और ये तीसरी कौन सी नदी है? ये महानदी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है महानदी। इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, महानदी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, यह जो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटियां हैं ये अलग अलग ऐसे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं फिर क्या है। अच्छा, ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती कहाँ से निकलेगी इसको देख लें आप। ताप्ती नदी इसके नीचे से निकल, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और अब बात करते हैं। ताप्ती नदी जो निकल रही है ये यहाँ से जा रही है, ताप्ती नदी यहाँ से निकल के जा रही है, इसका नाम है ताप्ती। तो क्लियर हुआ। और ताप्ती नदी के बाद जो पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, आप देखेंगे कि इसके बाद ऊपर पड़ता है नर्मदा के उत्तर पड़ता है विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर दिशा से और ये मैकाल की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी पीर पांजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि कौन सी नदी है। चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी है। यह जो है चिनाब नदी बार बार दिखाया गया, कई बार दिखाया गया मैप में, अब आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो गोरी चेन पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मणिपुर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन इसमें सही है। तो गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो केलिको की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। कहाँ से हुई है? केरल से हुई है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हिस्सा है। तो यह हिस्सा है भारतमाला परियोजना का। भारतमाला परियोजना का हिस्सा है और यह जोड़ने का काम यानी यह प्रोजेक्ट भारतमाला शुरू करने वाले हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस बार और इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतमाला परियोजना किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका प्रारंभ करवाया। तो 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन से 4 महानगर हैं? पहले बना लेते हैं 4 महानगर। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, चतुर्भुज बनता है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। आइए नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया गया? अब आप देख सकते हैं भारत का ये हिस्सा है। तो ये हो गया दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली से फिर ये क्या है? मुंबई। मुंबई एमएच। एमएच लिख देते हैं। एमएच। फिर इसके बाद है चेन्नई। सीएच। चेन्नई के बाद कोलकाता। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज बना रहा है कि नहीं? बन रहा है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 ईस्वी में ये पारित किया गया। कब? 1980 ईस्वी में यह पारित किया गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय नदी आ रही है, 3 देशों से होकर के भारत में प्रवेश करती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आइए इसको जानते हैं। इसका उत्तर जो सही होगा वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। और यह अगले पेज में इसको बनाते हैं, खूब कायदे से इसको बनाते हैं। चलिए इसी पेज में ही बना देते हैं। अगला पेज क्या लेना, इसी पेज में ही बना देते हैं। पहले देखते हैं कि ये निकलती कहाँ से है ब्रह्मपुत्र नदी। पहले तो ये जान लें। ब्रह्मपुत्र नदी ये आप देखें, मैं एक जगह बना रहा हूँ। ये कैलाश की श्रेणियाँ हैं। ये देखें, चलिए ये पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कैलाश। कैलाश पर्वत यहाँ से निकल रही है। ये जलाशय है मानसरोवर।
कौन सा जलाशय है? ये मानसरोवर, मानसरोवर। मानसरोवर से निकलती है। तो मानसरोवर से निकलती है, यहाँ से निकल रही है, ऐसे सीधे बहते हुए जा रही है, सीधे जा रही है। तो अभी तक तो तिब्बत में ही है। जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत में ये प्रवेश कर रही है, देखिए भारत में प्रवेश कर दी है और यहाँ से आते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश से नीचे चली आ रही है। थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब यहाँ आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है क्या? दिहांग। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जब यह ब्रह्मपुत्र यहाँ पहुँचती है, ब्रह्मपुत्र यानी असम में जब पहुँचती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र। इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये पहुँच जाती है बांग्लादेश में, अब इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम होता है? जमुना, जमुना। और जब ये चलती है यहाँ से, यानी शुरुआत इसका होता है तिब्बत में रहती है, तो इसका नाम होता है सांगपो। सांगपो, सांगपो। तो इतनी सारी बातें हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी की। कैलाश मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जब यह निकलती है तो पहले इसका नाम होता है क्या? सांगपो। पहले नाम होता है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। सांगपो के बाद फिर क्या नाम होता है? आगे बढ़ती है, फिर इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम पड़ा? दिहांग। दिहांग के बाद और आगे बढ़ती है, इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद इसका नाम पड़ जाता है जमुना। इतनी सारी बातें हैं ब्रह्मपुत्र के विषय में। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। किसके उत्पादक हैं? जूट, काफी, चाय या बाजरा। तो यह जो है जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। किसके? जूट के प्रमुख उत्पादक हैं भारत और बांग्लादेश। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में हैं। कहाँ हैं? गुजरात राज्य में हैं। गुजरात सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन इसमें सही है। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो किस वन में ये पाए जाते हैं ये सारे? तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं यह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है महेंद्रगिरी की? 1501 मीटर। कितना है? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी पहाड़ियां जो है वह पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पाटली पहाड़ियां, मिजो, नागा, मणिपुर की पहाड़ियां,
तो मिजोरम है, नागालैंड, मणिपुर, ये तीनों जो है पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा हैं। तो कौन सा नहीं है? तो जो बच रहा है यानी पाटली की पहाड़ियाँ, वह जो है पाटली की पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे मीठे पानी की गोखुर झील है? तो एशिया की सबसे मीठे पानी की जो गोखुर झील है, वह कौन सी झील है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह जो है कंवर झील है। कौन सी है? कंवर झील। कंवर झील बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इस झील को 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है और यह बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। यह झील कहाँ पड़ता है? यह झील कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ? बिहार में पड़ता है। बिहार में। और इसे अभी 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, गोखुर झीलें क्या होती हैं? सबसे पहले ये भी तो जान लीजिए आप। गोखुर झील क्या होती है? आइए मैप के माध्यम से देख लेते हैं गोखुर झील क्या होती है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यह नदी है, यह नदी है, ऐसे नदी आ रही है, नदी ऐसे बल खाती हुई चलती है, आ रही है। अब नदी यहाँ से चल करके आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, ये जा रही है। ठीक है, ये नदी देखें ऐसे ऐसे आ रही है। अब नदी ये जा रही है, फिर यहाँ से आकर के ये देखें, ये नदी यहाँ से ये कट गई। अब जो यहाँ से बात बन रही है, देख रहे हैं, यहाँ से कट गई, बिल्कुल खुर के जैसा ये हो गया। ये नदी यहाँ से कट गई है, ये ब्लॉक हो गया। यानी यह नदी इतना जब छोड़ देती है पानी, यहाँ से ये जब कट जाती है, ये नदी और से सीधे चली जाती है। ये नदी यहाँ से कट करके चली आई। अब यह जो कटा हुआ क्षेत्र है, यह खुर के जैसा ही है, गाय के खुर के जैसा बन गया है। कलर थोड़ा दूसरा कर देते, एक बार फिर से बना देते हैं, फिर से बना दें, शायद ना समझ पाए हो आप। इसको हम फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, फिर से बना दे रहे हैं। चलिए इसमें आकर के हम बना दे रहे हैं बस। हाँ, देखिए एक नदी यहाँ से ऐसे चल रही है, तो नदी ऐसे ऐसे चलती है, आड़ा तिरछा चलती हुई आती है। ये नदी मान लीजिए ऐसे चलते हुए आ रही है और यहाँ पहुँच करके यह नदी ये देखें सीधा हो गई, ये सीधा हो गई। ठीक है। तो नदी का जो विसर्प बन रहा है, ये जो यहाँ से कट जाएगी, ये नदी यहाँ से कट रही है, ये नदी यहाँ से आकर के मिल जाएगी, ये आगे निकल गई। इसका मार्ग ये हो गया, इसका मार्ग ये हो गया, सीधे मार्ग ये हो गया इसका, यहाँ से निकल जाएगी। अब ये नदी का पानी यहाँ से निकल जाएगा ना, यहाँ से आ रही है ऐसे करके, ये सीधे निकल गई। ये वाला हिस्सा जो कटा, ये वाला हिस्सा जो कट गया, ये झील के रूप में बन गया, ये झील बन गया। तो यह झील जो है गाय के खुर के जैसा ही बना, देख रहे हैं खुर के जैसा बन गया है। इसे ही कहते हैं गोखुर झील। कौन सी झील? गोखुर झील, ये बनती है गोखुर झील। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो कौन सा शहर है जिसे कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया? पुणे है, मुंबई है, चेन्नई है, बंगलोर है? तो इसमें चेन्नई है। क्या है? चेन्नई, सी ऑप्शन इसमें सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु, ये ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? महानंदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर घाघरा नदी? तो इसका जो सही है उत्तर वह है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। बी सही विकल्प होगा। मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है मांडवी सागर तट। वर्कला और चौवारा किस राज्य के समुद्र तट पर स्थित हैं? किस राज्य के समुद्र तट पर स्थित हैं? केरल। इसका सही उत्तर है केरल। ए ऑप्शन सही होगा। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस रूप में जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि होती है? झूम कृषि होती है। इसमें यह होता है कि एक बार फसलों को काट दिया जाता है और उन फसलों को, यानी पहले जंगलों को काटा जाता है और उन जंगलों को काट करके कृषि करने लायक उस पर उसकी गुड़ाई करके हो जाती है। फिर उस पे बीज डालते हैं और खेती करते हैं। जब उसकी उपजाऊपन कम हो जाती है फिर वहाँ से छोड़ देते हैं और दूसरी जगह के जंगल को काटते हैं और वहाँ कृषि करना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह की जो कृषि है वह स्थानांतरणशील कृषि है और इसको एक नाम दिया गया, विशेष नाम, वह है झूम कृषि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कंगतो है। कौन है? कंगतो। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, उड़ीसा। क्या सही होगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है। काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरापार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर है। किस नदी पर है? तापी नदी। तापी यानी ताप्ती, इसे ही ताप्ती कहते हैं, ताप्ती। काकरापार सिंचाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? वह है डलहौजी। क्या? डलहौजी। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शामिल किए गए आज के इस वीडियो में। आप लगातार इसको देखिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, मैप बनाते हुए साथ साथ याद करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा, 100% याद होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।